हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से एकदम तंदुरुस्त हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। हेलो तृप्ति, हेलो आकांक्षा, हेलो पूजा जी, हेलो इलिमानाज, हेलो कुमार, नीतीश, धर्मेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो अमित, हेलो रितिका जी, हेलो जी, हेलो रोहित, प्रियांगी, हेलो बेटा जोसेफ, गुड इवनिंग बेटा। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त है। तो बेटा आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 8, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज भी आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया अच्छे से टॉपिक की ओर लेके चलूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 के बारे में बढ़िया से अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी बातें एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं। ओके, तो ये सारी बातें हमने देखी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। फिजिक्स की क्लास हो चुकी है, फिजिक्स की क्लास हो चुकी है। आज एक्चुअली हुआ क्या कि बेटा फिजिक्स वाले सर को आरंभ बेच और उड़ान बेच दोनों साथ में लेना था, ठीक है। कुछ टाइम तक ऐसे चलेगा, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, मेरी क्लास की जगह उनकी क्लास रहेगी, मेरी आखिरी वाली क्लास रहेगी, ठीक है। ओके, हाँ, सबसे पहले अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे भैया। हाँ जी, वाओ, ठीक है। सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो किया जाए दोस्तों। हाँ जी, सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो एकदम सिंपल था, यही क्वेश्चन था। ओके, यही क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, अच्छे से हम कर सकते थे। सबसे पहले हमें दे रखी है प्रोपीन। प्रोपीन के ऊपर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में खराश प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव, ठीक है, वो लगा करके आपको उत्पाद बनाना है। मतलब अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा। अब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन बीच में जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन। मिलाते जाना भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, एकदम क्लियर। जितना पढ़ाया होगा सब समझ में आ गया होगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन, वेरी गुड। फिर इसकी NaI के साथ अभिक्रिया, एसीटोन की प्रेजेंस में SN2, फिनकेलस्टीन अभिक्रिया, जहां से Br हटेगा वहीं पर I जुड़ेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है। समझ में आया? तो यहां पर जहां Br है वहीं पे I लगा देंगे। 1 आयोडो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। क्लियर है? 1 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। 2 तो नहीं बनाया किसने? ओके। फिर एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ प्रतिस्थापन होगा, लेकिन SN2 मैकेनिज्म है, I हट करके OH लग जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। ये भी SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, जहां से I हटा वहीं पे OH लग गया। N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। N प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेनोल, वेरी गुड। PCl5 के साथ रिएक्शन, तो OH हटा के Cl लगा दो। ये भी SN2 मैकेनिज्म है, ये भी SN2 मैकेनिज्म है, ये भी SN2 मैकेनिज्म है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, गॉट इट। यहां पे सॉरी Cl, CH2 Cl आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके। फिर यहां पर ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कर, ये भी N प्रोपिल क्लोराइड बन गया। बेटा नहीं बनाना था, SN2 मैकेनिज्म है, ध्यान रखें। ये है आपके पास सोडियम इथोक्साइड, कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है, नाभिक किस नहीं है, एल्किल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, विलियमसन ईथर अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड के ऊपर सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। कब? जब यहां से ये O- अटैक करेगा इस कार्बन पर, Cl- निकल जाएगा, NaCl बाहर हो गया, NaCl बाहर हो गया। कौन सी अभिक्रिया? विलियमसन अभिक्रिया। क्लियर है? ओके। तो इस प्रोपिल पर O C2H5 जुड़ जाएगा, मतलब ये C2H5 O, फिर यहां पर क्या है, ये CH2 शॉर्ट में लिख दूं CCC, ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक तरफ एथिल, एक तरफ N प्रोपिल ईथर, एथिल N प्रोपिल ईथर, डन। या
इथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो, इथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो, इथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो। बेटा अभी डन, ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर केसीएन के साथ अभिक्रिया करवा दी, केसीएन आयनिक यौगिक है, केसीएन, अरे यार 2 डिग्री पर ज्यादा OH 2 डिग्री पे, बेटा दिमाग लगाओ, यहां पे मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो यहां पे अब ये देखो केसीएन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, साइनाइड प्रबल है, ठीक है, यही क्या जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पर CN हो जाएगा। डन है क्या मामला, CN हो जाएगा, CN हो जाएगा। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसका क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। जब साइनाइड की अभिक्रिया Na+C2H5 के साथ करवाई जाती है तो उसका अपचयन होता है, मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है, और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, 1 ब्यूटेनेमीन बन जाएगा, 1 ब्यूटेनेमीन बन जाएगा। क्लियर है, यहां पर साइनाइड का अपचयन हो जाएगा, अपचयन, और यहां पर 4 हाइड्रोजन, 2 इधर लगा दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, फिर यहां पर हो जाएगा CH2 NH2, 1 ब्यूटेनेमीन बन जाएगा, 1 ब्यूटेनेमीन बन जाएगा। क्लियर है कि दोस्तों, 1 ब्यूटेनेमीन, वेरी गुड, या ब्यूटेन 1 एमीन। और अगर इसी का जल अपघटन करवा दिया, इसी का जल अपघटन करवा दिया, बोला नहीं है कौन सा जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। साथ में अमोनिया गैस उत्सर्जित होगी, साथ में अमोनिया गैस उत्सर्जित होगी, जिसकी यूरिन जैसी स्मेल होती है, पेशाब जैसी स्मेल होती है, ठीक है, यूरिन जैसी स्मेल होती है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप ये सारे सबके क्लियर है, सबके क्लियर है बेटा, सभी के क्लियर है। रंजना बेटा थोड़ा सा एक कार्बन और लगा, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने लफड़ा किया होगा। जब एल्कीन के ऊपर HBr का योग करवाया जाता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, बाकी कुछ भी दो मार्कोनिकी लगता है ना। तो यहां पर मार्कोनिकी लगाना है आपको, हाँ यहां पर मार्कोनिकी लगेगा, एंटी मार्कोनिक नहीं लगेगा। सारा पटेल सब लिखा रखा है नोट्स में, सारा पटेल सब नोट्स में लिखा रखा है, आप पढ़ते नहीं हो, यहां के पूछ रहे हो, सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। HI HBr के साथ ही मार्कोनिक लगता है, एंटी मार्कोनिक लगता है, हर साल हर बार नहीं लगता है। HClO तो भी नहीं लगेगा, HIO तो भी नहीं लगेगा, सिर्फ HBr के साथ ही लगता है, बोला था मैंने। तो यहां पर मार्कोनिकोव ही लगेगा, मतलब अमीर का बेटा अमीर, ठीक है, H यहां जुड़ेगा, I यहां जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, I 2 आयोडोप्रोपेन, क्या बन जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन, क्या बन जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन। समझ में आया क्या दोस्तों, अरे समझ में आया क्या दोस्तों, 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा, ओके। अब 2 आयोडोप्रोपेन की एक्वस AgOH के साथ अभिक्रिया करवा दी, एक्वस एल्कोहल बन जाएगा, I हटेगा, एल्कोहल बन जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 आयोडोप्रोपेन, और फिर यहां पे बन जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, डन, AgOH के साथ। Ag2O ड्राई ले लिया, ड्राई लेते हैं तो ईथर बनता है, ड्राई लेते हैं तो ईथर बनता है। क्या करना है, जहां से आपका आयोडीन हटाया है वैसा आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल जोड़ दो, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल जोड़ दो, ठीक है, ये आइसोप्रोपिल, ये दूसरा आइसोप्रोपिल, 2,3 डाइमिथ 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अच्छा सॉरी गलत हो गया ना, ईथर बनेगा, हाँ जी, डाई आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है, ऑक्सीजन अगल बगल में आइसोप्रोपिल, ऑक्सीजन अगल बगल में आइसोप्रोपिल, हाँ डाई आइसोप्रोपिल ईथर, हाँ ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था, और इधर भी आइसोप्रोपिल, इधर भी आइसोप्रोपिल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके, ये बना लिया, ये बना लिया, हाँ जी। SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में डार्जन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। तो क्या करेंगे, OH हटा के Cl लगा देंगे, क्या ही चल रहा है सर,
लेकिन बहुतों को इसमें भी दिक्कत आई होगी, है ना। ओके, अब क्या करना है, KCN के साथ अभिक्रिया कर दी, जहां Cl आएगा वहां से ये देखो KCl अलग हो गया, K ये Cl माइनस और यहां से K प्लस, क्या आएगा, साइनाइड यहां अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा। आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, CONH2 लग जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या लग जाएगा, CONH2 लग जाएगा, ऐसे बना देता हूं, CH3 CH CH3, साइनाइड की जगह क्या लग जाएगा, CONH2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CONH2 लग जाएगा। नाम क्या बन जाएगा, 1 2 3 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेनेमाइड, 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड, 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड, 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड, हाँ जी 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड बन जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड बन जाएगा, हाँ 2 मेथिल ब्यूटेने सॉरी 2 में 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनेमाइड बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 कार्बन की चेन है ना, खरास प्रभाव में कोई अरेंजमेंट नहीं होता बेटा, बोला था क्या मैंने, नहीं बोला ना, ठीक है। ओके, तो समझ में आया सबको, सब किस किस बच्चे के सारे करेक्ट है, वेरी गुड जय, वेरी गुड जय, किस किस के सारे करेक्ट है बेटा, वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया खुशी, मुझे भी बहुत खुशी हुई, वेरी गुड अंकिता, 2 गलत थे, कोई बात नहीं। सर ये H में क्या बनाया है, H में ये है बेटा ब्यूटेनेमीन, 1 ब्यूटेनेमीन, समझ नहीं आ रहा बेटा, पुरानी क्लास देख तब देखेगा, तब समझ में आएगा। एक भी सही नहीं हुई, ठीक है बेटा, फिर पढ़ क्या रहा है तू यहाँ पे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड योगेश, बहुत बढ़िया, 1 इनकरेक्ट, कोई बात नहीं। रोहित 1 रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। विपिन बहुत बढ़िया बेटा। अब देख लो, यहां से पता लग जाएगा तुम्हें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। सर ये क्या समझा दिया, मंजीत कुमार, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं समझा, ठीक है। ओके, समझ में आया, सब गलत हो गया, कोई बात नहीं, मत पढ़ो मत पढ़ो, गलत ऐसे होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसलिए ठीक है। पढ़ के आओगे, होमवर्क करोगे तो करोगे। अरे आयुष ये तो कर ले तू दादा, ये भी तो करना है, जो तेरे को दिया जा रहा है वो नहीं करना है तेरे को। हमेशा हमें उस चीज की तलाश होती है जो हमारे पास नहीं होती, जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो जो तुझे मिल रहा है बेटा ये मोर देन एनफ है, तो ये कर दे, ठीक है। ओके, कर लिया सबने। किसी को अगर कोई दिक्कत आए तो देख लो भैया, यही उत्पाद बनेंगे, यही उत्पाद बनेंगे। जे वाला देख ध्यान से, देख आई तेरे पास ये बना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की जब शुष्क H2O के साथ अभिक्रिया करवाई जाती तो इथर बनता है, ROR, तो यहां पर ये आयोडीन हटा दे, यहां पर O, फिर ऐसा ही समूह वापस लगा दे, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल डाई आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा जब H2O के साथ करवाएगा। और यही H2O अगर एक्वस होता तो वहां पर एल्कोली बनता, एल्कोली बनता, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हटा दो इसको, हटा दो इसको, ठीक है, ठीक। अब आगे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। रिवीजन करा दो ना, पढ़ते तो नहीं हो घर पर बेटा। अब्दुल्ला जी अब घर में पढ़ना, आप दोबारा से देखना उसको, बार बार स्पेलिंग ना करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। PHCHOH इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 50 डिग्री है, SOCl2 pyridine इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा? देखो ध्यान से, यह यौगिक
इस यौगिक की अभिक्रिया जब हमने SOCl2 पिरिडीन के साथ करवाया, ये यौगिक बना। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया किसका उदाहरण होता है? डार्जन अभिक्रिया SN1 का उदाहरण है या SN2 का है बेटा? डार्जन अभिक्रिया SN1 का उदाहरण है या SN2 का? SN2 का, SN2 का। हाँ जी, ठीक है, SN2 का। क्या ये SN2 का उदाहरण है? SN2 का एग्जाम्पल है। और SN2 में क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन, विन्यास का प्रतिपन होता है। SN2 में क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं ना, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 50 है तो उसका कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, N वाला बता दो। अरे बेटा अभी तक आप वहीं पे अटके हुए हो क्या? N वाला यहां पर आंशिक जल अपघटन करवाओगे, एमाइड बन जाएगा। एमाइड, साइनाइड हटा के एमाइड बना दो। ठीक है, एमाइड बन जाएगा। ये बना था आपके, आंशिक जल अपघटन कराना। यहां पे क्या करना है? एमाइड बना दो, यहां पे CONH2 कर दो, एमाइड बन जाएगा। ठीक है, आप पहचानते क्यों SN1 है या SN2? तुम्हें भी तो सिखाया है पहचानना, तुम्हारे सामने पढ़ाया है, हर एक पॉइंट समझाया है। ठीक बेटा, अभी जब मैं वहां पे जब समझा रहा था, जब कहां गए थे तुम? लेट क्यों ज्वाइन करते हो और फिर बाद में पूछ रहे हो कि यार इसका आंसर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। जब मैं आपके सामने एक एक बता रहा था तब तो आप आए नहीं। ठीक है, ओके, अब आगे, अब आगे। हाँ जी, क्लास एंड करने के बाद देख लेना। अब अगला क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा तीव्रतम SN2 अभिक्रिया देगा? सबसे फास्ट SN2 अभिक्रिया। हाँ जी, निम्न में से कौन सा सबसे फास्ट SN2 देगा? कौन सबसे फास्ट SN2 देगा? ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना और बढ़िया से अच्छे से पढ़ना। आज भी बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है पढ़ने का, ध्यान से सुनना दोस्तों। सर SN2 में ना अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के लिए सबसे ज्यादा होती थी मेथिल हैलाइड की, फिर 1 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री वाले की, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे कम। हाँ या ना? SN2 में 1 डिग्री वाला सबसे बेस्ट, मेथिल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री देखो, ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये डाउट आना नहीं चाहिए कि सर इसमें से कोई की डिग्री अलग है, कोई की डिग्री अलग है, सबकी 1 डिग्री है। दूसरी बात, यहां पर ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला। नाभिक स्नेही कौन सा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था, यार SN2 में कार्ब विनायन नहीं बनता। SN2 एक पद में होती है, पश्च दिशा से नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, आगे से लिविंग ग्रुप निकलता जाता है और पंच संयोजी संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें आंशिक रूप से ऋणावेश रहता है। अगर उस ऋणावेश को स्थायी कर दिया जाए, वो और ज्यादा फास्ट अभिक्रिया देगा। स्टेबल, अगर आप बीच वाली अवस्था को स्टेबल बना देते हो किसी भी तरीके से, तो क्या उसके होने की चांस और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस कार्बन पे संक्रमण अवस्था बनती है, जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, यस और नो, जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, कौन सा समूह है जो इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था स्टार लगवा के? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, OMe ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये दान करता है, प्लस M प्रभाव दर्शाएगा।
पढ़ेगा वही सीखेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, -m प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, CH3 प्लस, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, आकर्षित तो है नहीं। ठीक है, बेंजीन, ये अब बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, कौन सबसे ज्यादा, ये वाला फेनिल वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है, तो ये -I दर्शाएगी। ठीक, और ये -M दर्शाएगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर संक्रमण अवस्था को ये स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी। देखो डेली पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। यहां पर ये वाला जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो कि संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्या दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ही है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, हाँ या ना? और सबसे कम क्रियाशील फर्स्ट वाला, क्योंकि वो तो +M से और उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। R2 ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद को पहचानो। 2 ब्रोमोब्यूटेन, पहले खुद लगाओ दिमाग, फिर मैं लगाऊंगा। आपको मैं दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। ठीक है, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो। अब समझ में आया तुम्हें? R क्यों पहले समावयुता पढ़ाया जाता है, क्यों पहले GOC पढ़ाया जाता है, क्यों IUPAC पढ़ाया जाता है ना? बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर उठो। टू ब्रोमोब्यूटेन बनाना है जिसमें R विन्यास होना चाहिए। अब ब्यूटेन 4 कार्बन, जिसमें 2 नंबर पे Br लगा दो। R S विन्यास, मतलब ये किरेल हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे H लगाएंगे ना, इधर मेथिल है, इधर एथिल है, H, ये किरेल हो गया। इसका विन्यास क्या है? R। अच्छा, मैं इसका फिशर फॉर्मूला बना लूं, क्योंकि यहाँ पे ये फिशर रूप दे रखा है, फिशर रूप दे रखा है। देखो ऊपर CH3 नीचे C2H5 है, ऊपर CH3 नीचे C2H5 है, मतलब एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। HBr को हम देख लेते हैं हमारे हिसाब से। देखो हमें इस कंपाउंड का फिशर सूत्र बनाना है, ऐसा जिसका विन्यास R हो, और ऊपर नीचे CH3 और C2H5 लगा लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। समझो दोस्तों, यहां पर ये जो कंपाउंड है इसमें ऊपर आप लगा के रख लो CH3, ये CH3 हो गया, नीचे लगा लो C2H5, लगा सकता हूं बच्चा। अब ब्रोमो, अब मेरे को या तो इधर ब्रोमीन लगा लू या इधर ब्रोमीन लगा लू, और ऐसा उसका विन्यास R हो। ये हमें कंपाउंड दे रखा है, आपको कंपाउंड दे रखा है R2 ब्रोमोब्यूटेन। फिर बाकी काम एकदम आसान है, पहले आप ये तो बनाओ कंपाउंड। समझ में आया? ओके, हमने इधर CH3 लगा लिया, इधर C2H5 लगा लिया। अब देखो ध्यान से, R विन्यास, अगर मैं इधर H लगाता हूं, इधर लगाता हूं ब्रोमीन, तो मुझे इसका RS विन्यास निकालना आना चाहिए। पढ़ाया था कि यार सबसे पहले CIP रूल के आधार पर वरीयता देते हैं, किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह। पहली वरीयता उसकी जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा। इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर, इधर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उधर 1 ही कार्बन है, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर। अब घड़ी की दिशा में चलो, 1 2, मतलब 1 2 3 चलो, 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज। लेकिन चौथा वाला कहां पर है? क्षैतिज पर। अगर चौथा वाला क्षैतिज पर हो, घड़ी की दिशा में जाएं, तो ये विन्यास होगा S, ये विन्यास क्या होगा? S। लेकिन हमें क्या दे रखा है? R। तो क्यों ना गुरुजी H और Br की पोजीशन चेंज कर लो, क्यों ना गुरुजी H और Br की पोजीशन चेंज कर लो। यहां पे CH3 है, यहां पे C2H5 है, यहां पे Br लगा दो, यहां पे H लगा दो। 100% इसका क्या आएगा? SR विन्यास आएगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चौथा वाला क्षैतिज पर, चौथा वाला क्षैतिज पर। क्या विन्यास आ जाएगा इसका? R। तो ये है आपके पास R2 ब्रोमोब्यूटेन। पहली बात तो ये, हैं जी, पहली बात तो ये। अब अगली, अब रिएक्शन क्या बोल रहा है? इस कंपाउंड की अभिक्रिया करवाई जा रही है जलीय KOH के साथ, मतलब एक्वस KOH। तो प्रतिस्थापन होगा,
प्रतिस्थापन होगा, लिखवाया है मैंने आपको उदाहरण में, पहली अभिक्रिया ये लिखवाई है, एल्कोहल का निर्माण। हां जी, तो क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, तो यहां पर एक्वस है, OH माइनस है, भाई KOH आयनिक यौगिक है तो SN1 होगा या SN2 होगा, साक्षात लिखवा रखा है SN2 होगा। और SN2 में क्या होगा, अगर Br इधर से निकलेगा तो OH इधर जुड़ेगा, विन्यास का प्रतिपन होगा। क्या होगा दोस्तों, विन्यास का प्रतिपन होगा, अर्थात ये CH3 है, यहां पर C2H5 है, अगर Br इधर से निकल रहा है तो OH माइनस इधर से अटैक करेगा, इधर से निकल रहा है इधर से आएगा, क्या बैक साइड अटैक हो गया, ये H पलट के उधर चला जाएगा, यहां आ गया OH, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसकी शक्ल किससे मैच करती है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच करती है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो ही बढ़िया नेट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे, और उसके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो हमें दे रखा था 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन देखा, लेकिन उसका RS विन्यास तो हमने फिशर सूत्र में पढ़ा है ना, और यहां पे फिशर सूत्र में कंपाउंड दे रखे हैं, तो हमने इसका फिशर सूत्र वाला कंपाउंड बनाया जिसमें विन्यास R आ जाए। ठीक है, वो बनाया। अब फिर मैंने एक्वस KOH के साथ SN2 पढ़ाया, तो तुम्हें क्या करना है, अगर Br जिधर से निकल रहा है उसके अपोजिट में क्या कर लेगा, OH ऐड हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, ओके, तो देन ऑप्शन नंबर 1 शुड बी करेक्ट है। आराम क्वेश्चन, बहुत ही आसान है यार, हलवा हलवा कर सकते हो ना बेटा, ऐसे हलवा पूड़ी खा सकते हो मस्त। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले 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 आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं जिसका एक पार्ट मैं कराऊंगा, 2 पार्ट आपको घर से करने। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, 2 पार्ट आपको घर से करने के दूंगा, आराम से करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, CH3 CCH3, अरे ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास, कर लोगे। ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है। इस कंपाउंड की अभिक्रिया आपको बोली H2O के साथ करवाओ। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यहां पर एक उत्पाद बनेगा A, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, इसी की अभिक्रिया करवाई मैंने एथिल एल्कोहल के साथ। ओके, यहां पे उत्पाद बनेगा B। ओके, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको हर परिस्थिति में तैयार होना है कि आज हमारे साथ सर नहीं है लेकिन हम फिर भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में तो मैं आऊंगा नहीं। ओके, और इसी कंपाउंड की अभिक्रिया करवाई एसिटिक अम्ल के साथ। तो यहां पे कंपाउंड बनेगा C। तो आपको बताना है A B C होंगे। ये क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। A B C, इसमें से कोई एक मैं बताऊंगा, बाकी 2 आपको घर कैसे करने हैं। ठीक है, ताकि आप खुद का दिमाग लगाओ। ओके, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, और फिर हम आगे विलोपन अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अभिक्रिया जल के साथ करवाओ, एल्कोहल के साथ करवाओ, अम्ल के साथ करवाओ, क्या बनेगा। जल के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा। देखो आंसर है, यहां पे एक एल्कोहल बनता है, वो तुम्हें खुद दिमाग लगा के बताना है। एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे, ईथर बनेगा, इतना हिंट दे दूं। और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो एक एस्टर बनेगा। ठीक है, ओके, इसमें से कोई एक मैं करा देता हूं। फर्स्ट वाला मैं कराऊंगा, बाकी 2 तुम्हें दिमाग लगा के करना है। ठीक है, एक मैं कराऊंगा पहले वाला, बाकी तुम्हें 2 दिमाग लगा के करना है।
ठीक है, ओके। तो चलो पहला वाला अपन देखते हैं। ठीक, ठीक है, ओके। तो पार्ट 1, पार्ट 1 पेपर में कोई बताने नहीं आएगा बेटा, आपको खुद को करना पड़ेगा वहां पर। ठीक, ओके। और आपको इतना पढ़ा दिया गया है कि आप कर सकते हो। ठीक है, एसिडिक मीडियम दिया जाए या न दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, जरा देखिए यहां पर ये जो कंपाउंड है एक एल्किल हैलाइड है, हम इतना सा जानते हैं यार, ये एक एल्किल हैलाइड है ना, ये एक एल्किल हैलाइड है। ओके, ये एक एल्किल हैलाइड है। हम इतना सा जानते हैं कि यार इसका ज्यादा कुछ नहीं पता, ये एक एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? सर एल्किल हैलाइडों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मेरे को पता है इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होती है, बाकी होती नहीं होती। मतलब यहां से Cl- निकलने के फिराक में है, बिल्कुल है, क्योंकि बाहर H+ है, Cl- तुरंत HCl बना देंगे, ये HCl निकल गया। ठीक है, ये H+ Cl- HCl के रूप में निकलने का अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? धनावेश बनेगा। समझ में आया? समझ में आया कि भाई Cl- और H+, भाई इसको निकलने का कुछ तो रीजन मिले, क्यों निकलूं मैं? क्या मिल रहा है मेरे को ऐसा? H+। आओ हम नया बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले Cl- यहां, अच्छा SN1 के SN2, अच्छा पहले यहां पर हमारे पास H+ है, वो H+ Cl- को निकलवा रहा है। अब अटैक कौन करेगा? H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास होते हैं दोस्तों लोन पेयर। अब आपको यहां पर यही देखना है कि H2O प्रबल है या दुर्बल है। H2O प्रबल नाभिक स्नेही है या दुर्बल नाभिक स्नेही है। तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है, आराम से बताया है कि उदासीन नाभिक स्नेही दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। पहली बात, प्रतिस्थापन होगा और ये वाला ऑक्सीजन वहां जुड़ेगा, लेकिन H2O एक उदासीन अणु है, तो ये जो नाभिक स्नेही होगा कैसा होगा? दुर्बल होगा। हाँ या ना बोलो? दुर्बल होगा। कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो अब आपने पढ़ा है दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 देते हैं, दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 देते हैं। समझ में आया? ओके, SN1 होगा। तो SN1 में पहले Cl- निकल गया। H2O क्या तुरंत अटैक कर देगा? नहीं, कि पहले आराम से एडजस्ट हो जाओ, सेटल वेटल हो जाओ, फिर देखेंगे अपन। ठीक है, तो वही बात है, यहां पर पहले क्या बनने देगा? ये कार्बोधनायन बनने देगा। क्या बनने देगा? कार्बोधनायन बनने देगा। ऐसा ही यहां भी होगा, यहां भी होगा। ठीक है, Cl- को निकाल देना, कार्बोधनायन बनाना, क्योंकि ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। यहां पे भी SN1 ही होगी, यहां पर भी SN1 ही होगी, और यहां पर भी SN1 ही होगी। समझ में आया? क्योंकि ये भी दुर्बल है, ये भी उदासीन अणु है, ये भी उदासीन अणु है, ये भी उदासीन अणु है। इसमें देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। इसमें देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। अब बट जो पढ़ेगा वो बढ़िया समझेगा। ये ऑक्सीजन अनुनाद में है, तो कौन सा ऑक्सीजन देगा, क्या चीजें बनेगी, सारी बातें खुद को दिमाग लगा के सोचनी है, कल बताऊंगा। ठीक है, ओके। यहां पे इस ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में है, इसका नहीं है, तो दिमाग लगा के फिर सोचना, फिर करना। ठीक है, ओके। अभी इतना कार्बोधनायन बना। ये कार्बोधनायन कैसा है? प्राइमरी है। इस कार्बोधनायन की डिग्री देखो 1 डिग्री है। अगर ये धनावेश यहां आ जाए तो 3 डिग्री, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मेथिल की शिफ्ट करा दो, CH3- शिफ्ट, तो यहां पर आ जाएगा धनावेश, यहां पर जुड़ जाएगा CH2 से CH3। अब यहीं पे क्या जुड़ेगा? H2O अटैक करेगा। उदासीन है ना, पूरा एक साथ अटैक करेगा। ठीक है, H2O न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा।
भाई कार्बोनाइन बन गया, सेटल वेटल हो गया। अब आ जाऊं मैं, ठीक है, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोनाइन। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक। पहले ब्रेकअप हुआ, फिर सिंगल, फिर लड़के ने बढ़िया से एकदम पढ़ाई वढ़ाई करी, एकदम बढ़िया सरकारी नौकरी लग गया, अब शादी ब्याह हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे 3 डिग्री कार्बोनाइन बन गया, अब बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने इसको लोन पेड़ दिया, इस ऑक्सीजन ने उसको लोन पेड़ दिया, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, कि भैया अगर हमने कुछ परित्याग किया है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे जैसे ही धनावेश आया तो कुछ बंधन इसको भी तोड़ के आना पड़ेगा। तो यहां से ये अपने जो इधर बॉन्ड जोड़े तो उस चक्कर में धनावेश हुआ तो इधर से कुछ बॉन्ड तोड़ लेगा, H+ निकल जाएगा, और फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा? तुम्हारा एल्कोहल। ये मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है बेटा, इसलिए बताता हूं। ये बन जाएगा, देखो कितना आसान है भाई। Cl- निकलना ही था वो तो, क्योंकि एल्किल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये निकल गया, धनावेश बन गया। धनावेश क्यों बना? संक्रमण अवस्था क्यों नहीं बनी? दुर्बल नाभिक नहीं है, दुर्बल नाभिक नहीं है तो SN2 होगी। क्यों होगी? SN2 होगी। कौन सी होगी? SN2 होगी। समझ में आया? सॉरी, SN1 होगी, SN1 होगी, दुर्बल है इसलिए SN1 होगी, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया मामला। तो ये कार्बोनाइन बनाया, कार्बोनाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट हो सकता है, हो गया। फिर अब नाभिक नहीं, अब अटैक करेगा, वो अपना H निकाल देगा, अब जुड़ जाए, ये बन गया आपका एल्कोहल। समझ में आया? ओके, तो अब इसका नामकरण तुम कर ही सकते हो, ये हो गया मुख्य उत्पाद। ऐसे ही यहां पर एक तरफ एथिल आ जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा, H को निकाल देना, ईथर बन जाएगा। समझ में आया? और वैसे ही लास्ट में आपको H हटा देना है और एस्टर बना देना है। दिमाग खुद का लगाना। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 आपके लिए होमवर्क। तो ये तो मैंने बता दिया, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। समझ में आया बेटा? समझ में आया हो तो एक बार थंब दे दो बढ़िया से, अच्छे से। हाँ जी बेटा, एनफ है तरमीन, पहले ये तो लगा ले तू, ठीक है। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया यार, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा समझ में आया? आपको अच्छे से इनको करना है, सारी बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में। अब अगली चीज को हम समझेंगे। अगला तो एल्किल हैलाइड की जो पहली अभिक्रिया थी ना, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते, दर्शा दी, खत्म कर ली हमने, सब पढ़ लिया, जितना हमको जानना था, जैसे जानना था वैसे कर लिया। पेपर में कोई अननोन क्वेश्चन आ जाएगा तो भी हम कर सकते हैं, ऐसे ही डील करना है कि एल्किल हैलाइड निकलेगा, फिर कोई जुड़ेगा, अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो उदासीन होके वहीं रह जाएगा, लेकिन उदासीन है तो देगा लोन पेयर, फिर खुद धनावेशित हो जाएगा, H+ निकाल देना, बचा हुआ समूह को चिपका देना, ऐसे करना है, ठीक है, ओके। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, देखो विलोपन अभिक्रिया को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी इस चैप्टर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि सब समझने पर बेस्ड है, सब कुछ समझने पर आधारित है। तो विलोपन का मतलब किसी सरल अणु का निकल जाना, ठीक है, परिभाषा तो पूछेंगे नहीं वहां पे। देखो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है E2 विलोपन, इस चैप्टर में पढ़ना है E2 विलोपन। क्या पढ़ना है? E2 विलोपन। लेकिन एक बार पूरा विलोपन के बारे में बता देता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया से रग रग से वाकिफ हो जाओ आप, ओके। तो विलोपन अभिक्रिया बेटा बेसिकली 2 टाइप की होती है। एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है ना, वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। विलोपन अभिक्रिया
मुख्यतः दो प्रकार की होती, एक होती अल्फा विलोपन, एक होती बीटा विलोपन। बीटा विलोपन, एक होती है अल्फा विलोपन, एक होती है बीटा विलोपन। अल्फा विलोपन बस अल्फा विलोपन ही है। बीटा विलोपन को बीटा विलोपन भी बोलते हैं या फिर अल्फा बीटा विलोपन भी बोलते हैं। ये सिर्फ अल्फा विलोपन है, उसको बीटा विलोपन भी बोलते हैं, जनरल नाम बीटा विलोपन है, कभी उसको अल्फा बीटा ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही परमाणु से दो एटम्स का निष्कासन। दो परमाणु निकलेंगे एक ही परमाणु से, जैसे कार्बन से दो परमाणु निकल जाए, एक ही है फिर एक दूसरा जाए, एक ही परमाणु से जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगल बगल से। तो ये है एक ही परमाणु से जब दो एटम का निष्कासन हो, तो ये अल्फा विलोपन है। बीटा विलोपन अगल बगल वाले से। ठीक है, इधर साइड में लिख लेते हैं, जब पड़ोसी एटम से दो परमाणु या समूहों का निष्कासन हो। बस केवल अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हम लिखेंगे, चिंता मत करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब एक ही कार्बन से दो समूह हम हटा दें या दो परमाणु हटा दें तो वो अल्फा विलोपन। ठीक है, और एक ही परमाणु से, तो इसको 1-1 विलोपन भी बोल सकते हैं। 1-1 विलोपन, 1-1 विलोपन, क्योंकि एक ही परमाणु से हटा दिया। इसको 1-2 विलोपन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका भी उदाहरण बताऊंगा। बीटा विलोपन को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। E1 विलोपन, E2 विलोपन और लास्ट E1CB। देखो, हमें यहां पे बस ये पढ़ना है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, मतलब विलोपन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा विलोपन, एक होती है बीटा विलोपन। अल्फा विलोपन मतलब एक ही परमाणु से दो समूह निकल जाएंगे तो अल्फा विलोपन। बीटा विलोपन मतलब अगल बगल वाले से दो समूह निकलेंगे या परमाणु निकलेंगे तो वो कहलाएगा बीटा विलोपन। एल्किल हैलाइड में ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, E2 E1 एल्कोहल के अंदर देखते हैं, E2 इनके अंदर देखेंगे। ठीक है, बाकी और सब फर्जी। ठीक, ओके, थोड़ा सा अल्फा विलोपन बता देता हूं, बीटा तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, छाप लिया, E1CB। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा अल्फा विलोपन। देखो वही लिख लेते थोड़ा सा, जब एक ही कार्बन एटम से जुड़े दो समूहों या परमाणुओं का निष्कासन हो। जब एक ही एटम से जुड़े दो समूहों या परमाणुओं का निष्कासन हो। देखो एक उदाहरण देके समझाता हूं जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड, इसका नाम बताओ।
CHCl3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जो बच्चे यहाँ पे 12th वाले जिनके प्री बोर्ड है, ये चैप्टर पढ़ ले। और YouTube पर मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ एमीन, वन शॉट पढ़ा रखा है उसका, ठीक है, वहां से तू हेल्प ले सकता है। मैंने एमीन पढ़ा रखा है YouTube पर, अभी लेटेस्ट में रिसेंट में मैंने पढ़ाया है। J1 वहां पे पढ़ाया है बेटा, रिसेंट में मैंने पढ़ाया। देखो एक बार मैं बताया तो एक बच्चे की डाउट को दूर करते हैं। देखो एक हल्का सा थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस चीज को रोक करके इस चीज पर आता हूं। देख, लाइव क्लास में जाना बेटा तू, और लाइव क्लास में जैसे जाएगा ना, लेटेस्ट क्लास में एक क्लास आएगी मेरी। देख, सामान्य कार्बनिक रसायन वन शॉट, एमीन, इससे पहले पढ़ा चुका हूं, मतलब नहीं यहाँ पे। देख, एमीन का वन शॉट करवा रखा है, एमीन वाले चैप्टर का वन शॉट करवा रखा है, 1 महीना ही हुआ है। तो जो प्री बोर्ड वाले हैं, जिनके अगर स्कूल में बेटा एमीन वगैरह आ रहा हो, तो वो यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, एमीन वाला चैप्टर। और बहुलक वाला चैप्टर हो तो बहुलक वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, मेरे को याद है भी। ये देख, J1 मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। J1 ये 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने के लगभग। तो यहां पर ये भी 3 घंटे का वीडियो है, तो तू आराम से जल्दी खत्म कर लेगा, ठीक है, ओके। और यहां पर ये एमीन वाला चैप्टर रहा। तो ये अब सर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं? तो देख, जैव अणु एमीन वाले पे महाक्विज मैंने करवा रखा है, जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो थ्योरी भी तू लिख लेना, क्वेश्चन भी तू कर लेना, वो चैप्टर तेरे वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम इधर खत्म करेंगे इसे, उसकी टेंशन मत ले तो, ठीक। तो अगर किसी के बेटा अभी दिसंबर में एग्जाम आ रहे हैं और इन चैप्टर्स को पढ़ना हो, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2 चैप्टर मैंने यूट्यूब पर इसलिए करवाए थे, छोटे चैप्टर, ताकि आप पहले इनको कवर कर सको अपने लेवल पे। तो जैव अणु और एमीन वाला चैप्टर मैंने यूट्यूब पर अभी लेटेस्ट में करवाया हुआ है, हाल में, तो आप देख सकते हो वहां से, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवा दी जाए, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवा दी जाए, ये मैं उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर 1-1 एलिमिनेशन मेरे को बताना है। क्लोरोफॉर्म अम्लीय गुण दर्शाता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से H निकलेगा, इस कार्बन पर ऋणावेश आएगा, जिस ऋणावेश को 3Cl अपने -I प्रभाव द्वारा भी स्टेबल कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, उससे भी स्टेबल कर सकते हैं, बताऊंगा अभी। बस पहले आप समझो, क्षार, ऐसा क्षार लिया जैसे कि मैंने OH- आयन ले लिया। OH- आयन देखो, यह है एक अम्लीय प्रकृति, यह अम्लीय होता है, क्लोरोफॉर्म एसिडिक होता है। अगर पहले कोई भी अभिक्रिया होनी है तो संभावना है कि पहले अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। तो यहां पर ये एसिडिक है, तो ये OH- क्षारीय गुण दर्शाएगा, मतलब यहां से ये H+ त्यागेगा। जब इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, H+ फ्री हो जाएगा, ये H+, ये OH- क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। समझना दोस्तों, इस कार्बन पर आएगा ऋणावेश, इस कार्बन पर आएगा ऋणावेश, जिस पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, बना। तो जिस कार्बन, देखो एक तो H निकल गया, अब यहां कार्बन पे ऋणावेश है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, जो कि ज्यादा विद्युतरणीय है। भाई कार्बन और क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, और कार्बन ज्यादा विद्युतरणीय है। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेकर आ गया, एक खुद का और एक हाइड्रोजन का लेकर आ गया। हाइड्रोजन के चक्कर में इस पर ऋणावेश आ गया। अब दूसरी बात, यहां पर ये जो आपका ऋणायन बना, उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन से, और हम ये जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युतरणीयता ज्यादा होती है। तो ऋणावेश किस पे ज्यादा अच्छा लगेगा, कार्बन पे कि क्लोरीन पे? क्लोरीन पे।
तो ये बोले कि यार तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, यहां से ये Cl माइनस लीव कर जाता है, एक Cl माइनस लीव कर गया, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक क्लोरीन का लेके चला गया, ये फिर उदासीन हो गया। इस कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रहे ही सही, जो उसने CH1 से तोड़े थे, है ना, पास वाले क्लोरीन को बुरा लग गया, वो निकल गया, उस चक्कर में इस पे 2 ही क्लोरीन रह गए। तो यहां पे इस स्टेप में देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा उसी कार्बन से आगे चल करके Cl हटा, तो क्या ये अल्फा विलोपन है? एक ही कार्बन से 2 समूह निकल रहे हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है, इस कार्बन से पहले H निकला, फिर यहां से Cl निकला, और आपके पास एक ऐसा मध्यवर्ती बना जिसमें कार्बन द्विसंयोजी है और 2 उसके पास अयुग्म, 2 बाहर अबंधित इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या है? कार्बीन। कार्बीन, हाइड्रोजन की जगह 2 Cl है, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। सुना है क्या आपने नाम कार्बिन का? भाई कहीं तो सुना होगा तुमने कार्बिन। तो ये बन गई। तो यहां पर देखो, ये क्लोरोफॉर्म एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होगा, जैसे क्षार मिलेगा तो तुरंत अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, लवण बना, यहाँ पे ऋणायन बनाएगा, ये H+ निकल गया खटाक, अब यहाँ पे ये Cl- लेके चला जाएगा, ये बन गया आपके पास उदासीन मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बन, जो कि 1,1 या अल्फा विलोपन का उदाहरण है। समझ में आया क्या? तो अल्फा विलोपन समझ में आया बेटा? अल्फा विलोपन समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, समझ में आया अल्फा विलोपन? बहुत बढ़िया, छाप लो फटाफट से। अब बीटा विलोपन देखेंगे, जिसमें हमें E2 देखना है बहुत मस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डाल लो बीटा विलोपन। जब 2 पड़ोसी कार्बन एटम से समूहों या परमाणुओं का निष्कासन हो, मतलब अगल बगल वाले। देखो अभी मैं जनरल ले रहा हूं, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, हमें नहीं पता अगल बगल में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, यहां पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, जनरल ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। तो ये जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन, जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। भाई ये मेरे पास हेलोजन वाला, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाला बीटा, फिर आगे गामा डेल्टा ऐसे चलता जाता है। तो यहां से HX निकल जाए, तो अगल बगल से निकला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये HX साइड में हो गया भैया। तो इधर से तो X निकला, इधर से H निकला, इसका बंध टूटा, इसका बंध टूटा, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए, ये एल्कीन बन गया। तो ये है आपके पास बीटा विलोपन। अब ये कैसे हो सकता है, इसकी अलग अलग प्रकार है, प्रोसेस है, E1, E2, E1CB, ये 3 प्रोसेस है। विलुप्त हो गया ना इसमें से, HX निकल के बाहर चला गया, ये विलोपन अभिक्रिया है। अगल बगल से निकला इसलिए ये हुआ। अब हमको इसके अंदर पढ़ना है बीटा विलोपन, जो भी E2 वाला, बहुत ही बढ़िया है, एकदम शानदार, एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आई। अब आते हैं हमारी NCERT पे, जिसमें वो अभिक्रिया दे रखी है। ये समझ में आया? एक बार थम्स अप दे देना, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये बीटा विलोपन हो गया। अब हेडिंग डालो जो हमें दे रखा है विलोपन अभिक्रिया के अंदर, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, ये हमारे सिलेबस में है, मतलब इस हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। विहाइड्रो हेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन भी निकलेगा, ठीक है, ओके। E2 विलोपन, ठीक है, या बीटा विलोपन बोल सकता हूं मैं, अपने NCERT में इसको बीटा ही बोल रखा है, ज्यादा कुछ बता नहीं रखा, ओके।
ये हमको देखना है। तो पहले हम थोड़ी बहुत हिंदी लिख लेते हैं, जो लिखते हैं खासकर। ओके, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखी, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaNH2 के साथ करवाई जाती है तो HX का विलोपन होता है और एल्कीन प्राप्त होती है। इतना सा लिखा हुआ है, तो वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर एल्कोहलिक KOH या NaNH2, ठीक है, एल्कोहलिक KOH या NaNH2 बोले तो प्रबल क्षार, ठीक है। अभी जो से मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर इनिन के साथ करवाई जाती है, के साथ उच्च ताप पर एल्कोहलिक KOH या NaNH2 के साथ करवाई जाती है तो HX के विलोपन द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है, इसे ही विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बाकी E2 विलोपन यही है। अब जरा देखो ध्यान से, आप सबने एनसीईआरटी बुक देखी है ऑर्गेनिक की? पार्ट देखो, 12th में 2 बुक है, एक तो पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 2 की बुक पर फ्रंट पेज पर E2 विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है, जिसमें एक OH माइनस आ रहा है, ऐसे जा रहा है, देखना अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। अगर आप नई जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना अभी तक, उसकी जो ऑर्गेनिक वाली बुक थी और सेकंड पार्ट, उसमें ना एक विलोपन अभिक्रिया दे रखी है, वो ये अभिक्रिया दे रखी है। ओके, फोटो दे रखा होता ना फ्रंट पेज पे कुछ, तो वो यहाँ पर ये विलोपन अभिक्रिया का दे रखा है। तो पहली बात तो ये समझ में आया होगा आपको, कम समझ में आया होगा तो मैं हूं आपके साथ। डन है मामला। अब आपको पूरी कहानी समझनी है कि यार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है, एक्वस होता तो प्रतिस्थापन होता, ये एल्कोहलिक है, या NaNH2 के साथ। सर NaNH2 को क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, सोडामाइड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, इसका नाम है सोडामाइड। NaNH2 ऊपर लिख लेना कॉपी की खाली छत पर, सोडामाइड इसको बोलते हैं, सोडामाइड के साथ करवाते हैं तो HX का विलोपन होता है, ठीक है, और यहां पर एल्कीन बन जाती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से कैसे होती है ये, है तो जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, पेश है आपके सामने विलोपन कुमार। तो यहां पे एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा, समझना है आपको, ठीक है। ओके, तो ये है यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन, ये है हमारे पास हेलोजन, या उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन यहां पर हेलोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ले सकते हैं। जब हम यौगिक की अभिक्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं, हमने क्या लिया, कोई प्रबल क्षार लिया, बस अभी आप प्रबल क्षार देखो, मैं समझाऊंगा क्या है वो, कैसे। जब यहां पर क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बेस, क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं, बेस,
है ना। तो ये है हमारे पास एल्किल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बढ़िया है, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, होता क्या है, होता क्या है, यहां से क्या होता है कि भाई X माइनस तो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, X माइनस क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। E2 विलोपन में क्या होता है, इधर से तो ये निकलता है, X माइनस निकलता है, ठीक है, इस पर धनावेश बनने लगता है, समझना मेरी बात, इधर से X माइनस निकलने लगेगा, इस पे धनावेश बनने लगेगा, तो ये अरे भैया मेरे धनावेश धनावेश, ये पास वाले कार्बन से बोलती, अरे तेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे तेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या, मरी जा रही हूं, मेरा वो ऑक्सीजन लेवल घटा जा रहा है, तो फिर इधर इधर वाले हाइड्रोजन के पास जाती है कि भैया तेरे को जाना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए बाहर क्षार है ना, क्षार को क्या पसंद है, H प्लस आयन, क्षार को क्या पसंद है, H प्लस आयन। क्षार क्या होते हैं, जो H प्लस को लोन पेड़ देके उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या यहां पर ये क्षार है और यहां से H प्लस निकाला जा सकता है, इसको तलाश है इलेक्ट्रॉनों की, क्षार हमने डाल दिया यहां से H प्लस, क्लियर। तो यहां पर जो क्षार है बेटा, वो जो क्षार है ना, क्षार इस H प्लस पर अटैक करता है, और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड वैसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि यार तू H प्लस के रूप में निकल जा, तेरे को निकालने के लिए हमने बाहर क्षार का इंतजाम कर रखा है, तू भी खुश रहेगा, ठीक, ओके। यहां से क्षार ने इसने खींच लिया, ओके। यार एक मिस्टेक कर दी मैंने, बाकी सब ठीक है, इसको ऊपर लगा लो, इसको ऊपर लगा लो प्लीज दोस्तों, इसको ऊपर लगा लो, बस इतना सा करना है, क्योंकि इधर से तो X माइनस निकल रहा है, तो इधर से देखो, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बाकी कुछ मिटाना मत, देख लो पहले एक बार देख लो, फिर मिटाना जो मिटाना है। ये X, यहां पर H, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो देखो ध्यान से, X माइनस निकल रहा होगा तो यहां पे धनावेश बन रहा होगा, ये पास वाले कार्बन बीटा के पास गए, बीटा के पास क्या है, हाइड्रोजन, अब ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं हाइड्रोजन से, यार इलेक्ट्रॉन देना है यार, यार क्या बात कर रहा है यार, कि देख तेरे लिए क्षार का बंदोबस्त कर रखा है, क्षार तेरे मदद करेगा, क्षार आया इसके पास मदद करने। अब देखो ध्यान से, इस दिशा से X माइनस निकल रहा है, इस दिशा से X माइनस निकल रहा है, तो क्या क्षार उस दिशा से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा। भाई ये क्षार है, जैसे कोई भी मान लो जिसके पास ऋणावेश है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जिस दिशा में आपका हेलोजन परमाणु उपस्थित है उस दिशा से क्षार अटैक नहीं कर सकता, उसको हाइड्रोजन लेना है तो अपोजिट साइड से आएगा, तू ऊपर है तो मैं नीचे से आऊंगा, क्यों, कि ताकि तेरे इलेक्ट्रॉन और मेरे इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण कम से कम हो सके। ये बात समझ में आई तो लाइक करें। ये जिस दिशा से निकलेगा उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, मतलब जो हेलोजन परमाणु और जो बीटा हाइड्रोजन है वो अपोजिट होना चाहिए, ये ऊपर ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तब ये विक्रिया होगी। देखना एनसीईआरटी के पहले पेज पे ये लिख रहा है, पहले पन्ने पे जो फ्रंट वाला, जो फ्रंट पेज होता है ना उस पे ये लिख रहा है, ओके। यहां से X माइनस निकलेगा, यहां क्षार कोई भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बैक साइड से अटैक करेगा इस पर। अब इसका निकलना हुआ, इस बॉन्ड का इधर शिफ्ट होना हुआ, H प्लस निकलना है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो यहां पर एक संक्रमण अवस्था बनेगी। ये सारा प्रोसेस एक साथ, HX दोनों साथ में निकलेंगे, ये उधर जाएगा, वो इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड उधर जाएगा, तीनों स्टेप साथ साथ होंगे। तो होगा क्या बेटा, समझना, ये तो बंद थे जो थे, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पर हेलोजन, ये वाला बंद टूट रहा होगा, ये वाला बंद टूट रहा होगा, है ना, और यहां बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, समझ में आया, और यहां पर इसको क्षार ले जा रहा होगा, समझो क्या ये सीन होगा। भाई जो बंद थे वो तो थे, ये बंद टूट रहा है, ये बंद टूट रहा है, ये बंद बन रहा है, तो देखो ध्यान से, यहां पर बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में,
तो कार्बन का संकरण क्या, ये अणु समतली होने जा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो संकरण sp2 आएगा, संकरण sp2 होगा तो समतली ज्यामिति बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है दोस्तों, यहां पर अणु समतली हो जाएगा। भाई इस कार्बन के आप 3 बंध देख लो, भाई ये 2 बंध अधूरे, 3 सिग्मा बंध तो पूरे दिख रहे हैं ना, 3 सिग्मा बंध पूरे दिख रहे हैं, sp2 संकरण हो गया ना उसका, sp2 संकरण में अणु कैसा हो जाएगा, समतली हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया। तो यहां पर यह है संक्रमण अवस्था, यह है यहां पर, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं बेटा एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था हिंदी में, ठीक है, एंटी पेरीप्लेनर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अच्छा ये एंटी पेरीप्लेनरी क्यों बनेगी, क्योंकि ये हेलोजन और ये क्षार इनके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण ये बनता है, ये समतली है। अब यही पद है यहां पर धीमा, धीमा पद ही क्या होता है, आरडीएस होता है, और अगला वाला पद फास्ट, फटाक से ये निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, यहां बन जाएगा बीच में डबल बॉन्ड, और यहां से ये H और X अलग, क्षार वापस अलग, उत्प्रेरकता हो गया, ये बन गया आपके पास एल्कीन। तो पहली बात तो आप यहां पर इस मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ठीक है, और यहां पर ना गर्म भी करेंगे इसको, डेल्टा का चिन्ह भी लगा लेना, डेल्टा तापमान, डेल्टा का मतलब तापमान, हाँ बिल्कुल बेटा, देखो एक बच्चे ने फोटो भी सेंड किया, ठीक है, हाँ यही अभिक्रिया, देख Br माइनस आ रहा है, तो देख अपोजिट साइड से जा रहा है ना, गोरी वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो यहां पर ये समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना यार, इतना समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास चल रही है बेटा, बढ़िया से चेस चल रही है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बात ऐसी है, प्रबल क्षार की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे एल्किल हैलाइड को, तो यहां से विलोपन होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, उसके जस्ट बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों साथ साथ निकलेंगे, दोनों साथ साथ निकलते हैं तो E2 होता है, ठीक है। और ये कब क्यों निकलेगा, क्योंकि यहां पर क्षार है जो कि इसको खींच रहा है, H प्लस आयन के, आजा तू मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। देखो अगर कोई अमीर आदमी कार्बन पे अटैक करे तो उसको नाभिक किस नहीं बोलते थे, अगर वही अमीर आदमी H प्लस की मदद करे क्षार बोलते थे, याद है आपको, पहले से ही बता रहा हूं, जीओसी से बता रहा हूं, ठीक है, जीओसी से ही बता रहा हूं, जीओसी से ही बता रहा हूं, डन, ओके। यहां पर ये हमारे पास फाइनल एल्कीन बन गई। तो अब इसके बारे में कुछ बेहतरीन पॉइंट है जो आपको लिखने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स है जो आपको लिखने चाहिए, क्लियर है क्या बेटा, इसके बारे में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स है बेटा जो आपको लिखने चाहिए, क्लियर है, ओके। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर्स, हाँ जी, पहला पॉइंट, यह एक पद में संपन्न होती है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, मध्यवर्ती के रूप में, मतलब मध्यवर्ती तो बनता ही नहीं है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, ऐसे लिखो, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है, इस टॉपिक पर। अभिक्रिया के दौरान
एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें कायदे की बात, जिसमें देखो यहां पर ये एक समतलीय संरचना है, प्लेनर ज्योमेट्री है। तो इस प्लेनर ज्योमेट्री में क्या है, इसमें ये अल्फा कार्बन, देखो हेलोजन परमाणु, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, हाइड्रोजन और क्षार एक ही तल में होते हैं क्योंकि समतलीय हो गई। हेलोजन परमाणु 1 2 3 4 5, पांचों एक ही तल में आ जाते हैं, ठीक है, ओके, हाँ जी, जिसमें 5 परमाणु एक ही तल, 5 परमाणु, जैसे कि कौन कौन से अगर आप लिखना चाहोगे तो हेलोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन और क्षार एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, ओके, विलोपन अभिक्रिया या फिर प्रबल क्षार, ऐसे लिखेंगे, प्रबल क्षार विलोपन अभिक्रिया देता है, विलोपन अभिक्रिया देते हैं, प्रबल क्षार विलोपन अभिक्रिया देते हैं। पहले लिखते जाओ, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। प्रबल क्षार विलोपन अभिक्रिया देते हैं। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, जब हम क्षारीय सामर्थ्य पढ़ रहे थे, क्षारीय सामर्थ्य में हमने ढेर सारे उदाहरण किए। क्षार कौन होता है सर? जिसके पास लोन पेयर हो, अमोनिया क्षार है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्षार के बारे में हमने जो सब कुछ पढ़ा है जीओसी में, वो सब कुछ काम आएगा। क्षार क्या होता है? जिसमें भी नाइट्रोजन के, जैसे कि नाइट्रोजन वाले यौगिक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, प्रबल क्षार विलोपन अभिक्रिया देते हैं। अब प्रबल क्षार, जैसे कि देखो ध्यान से, हमने क्षारीयता क्रम देखा था बेटा, हमने क्षारीयता क्रम देखा था ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर क्षारीयता, मैंने आपको क्षारीयता का क्रम बताया था, जैसे कि कहीं लिखा हो R माइनस, जैसे कि CH3 माइनस और NH2 माइनस, OH माइनस, याद है लिखवाया था। कौन अच्छा क्षार है जिस पे ऋणावेश कम स्टेबल है? ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, कौन अच्छा क्षार है? यहाँ पे कार्बन पे ऋणावेश है, यहाँ नाइट्रोजन पर, यहाँ OH माइनस पर, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, उस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल है। सर CH3 माइनस एक अच्छा क्षार होगा। क्षार तीनों है लेकिन ये सबसे अच्छा है, इसकी क्षारीयता ज्यादा है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था ना, मैंने आपको क्षारीयता के बारे में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था, क्योंकि सर विद्युत ऋणता कार्बन की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा। लिखवाया था, ठीक है। ये सब होने में सब प्रबल है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात, जो ऋणायनिक होते हैं, ऋणायनिक आयन उदासीन अणु की तुलना में क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। प्रबलता या फिर क्षारीयता, क्षारीयता क्या होती है? ऋणायनिक आयन की क्षारीयता ज्यादा होती है उदासीन अणु के कंपैरिजन में, ठीक है, अमोनिया को छोड़कर, NH3 को छोड़कर, NH3 को छोड़ करके, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा ना कि यार प्रबल कौन है। जितने भी ऋणायन है वो प्रबल नाभिक स्नेही भी थे, प्रबल क्षार भी है। याद करो, मैंने जैसे नाभिक स्नेही के बारे में लिखवाया था, नाभिक स्नेही प्रबल कौन होते हैं? जिन पे ऋणावेश होता है। जो वहां है वो यहां है, जो वहां थे, जो नाभिक स्नेही का काम कर रहे थे, वो यहाँ पे क्षार का काम करेंगे। वहां टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। देखो ध्यान से, ऋणायनिक आयन
उदासीन अणु और यहां पर ये। क्लियर हो गया? जो क्षारीयता होगी बेटा वो ऋण आयनों की ज्यादा रहेगी उदासीन अणु के कंपैरिजन में। ठीक, ओके, ठीक है ना। और क्षारीयता कैसे बढ़ती थी? पूरी की पूरी जीओसी भरी पड़ी उससे। एक और देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, क्षारीयता। जैसे कि मैं बोलूं यार CH3O माइनस अच्छा क्षार है, या CH3CH2O माइनस अच्छा क्षार है, या CH3CH3O माइनस अच्छा क्षार है, या फिर ये एक अच्छा क्षार है। सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ओके, यहां पे भी ऋणायन, यहां पे भी ऋणायन, यहां पे भी ऋणायन, यहां पे भी ऋणायन। ऋणायन है, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उतना ज्यादा H+ की मदद करेगा। जीओसी पे जाओ, पूरा जीओसी पे जाओ। जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटती जाएगी, वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा, तो वो एक सबसे अच्छा क्षार। ये OCH3 आयन, जैसे OH आयन होता हाइड्रोक्साइड आयन, CH3 लगा दिया मेथोक्साइड आयन। इसका नाम लिखना बेटा मेथोक्साइड। ये है मेथोक्साइड आयन, ये है एथोक्साइड आयन। याद होने चाहिए तो मैं इसलिए लिख पा रहा हूं एथोक्साइड आयन। ये आपके पास आइसोप्रोपोक्साइड आयन, आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड आयन। और ये तृतीयक ब्यूटिल है और फिर ऑक्साइड है, तो तृतीयक ब्यूटोक्साइड, तृतीयक ब्यूटोक्साइड, तृतीयक ब्यूटोक्साइड। आयन। तो क्षारीयता इधर से उधर जाने पर बढ़ती चली जाएगी। क्या? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सर एल्किल समूह है ना, प्लस आई लगाएंगे, ये प्लस आई, ये ज्यादा प्लस आई लगेगा, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, फिर इधर ज्यादा मिलेगा, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्लस आई लगेगा। सब पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो उस पर ऋणावेश सबसे ज्यादा होगा, वो प्रबल क्षार होगा, वो ज्यादा अटैक करेगा। समझ में आएगा? तो क्षार प्रबल होना चाहिए, ये बात हमने देखी। अगला चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट सारे का सारा भले आज कम पढ़ लें लेकिन बढ़िया पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ठीक है, तापमान। तापमान के बारे में क्या राय है? उच्च ताप, ठीक है, E2 अभिक्रिया, E2 विलोपन उच्च ताप पर होता है, तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी, हाई टेम्परेचर करवाना पड़ेगा, अणुओं को एक्साइटेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा उच्च, सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है। उच्च होती है। बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके काम आएंगे बेटा यहाँ पर। अब अगला पॉइंट, सर आपने बता दिया अटैक करने वाला कैसा होना चाहिए, आप यौगिक के बारे में तो बताओ, एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? जरा देखो ध्यान से, मैंने पहला पॉइंट बताया एक पद में संपन्न होती, अच्छी बात दिख रहा है अभिक्रिया में। दूसरे मतलब यहां अभिक्रिया के दौरान एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो भी समझ में आया, जैसे तैसे करके उसको समझा। ठीक है, फिर विलोपन अभिक्रिया में प्रबल क्षार इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हेलोजन निकले उसी के साथ साथ H+ भी निकल रहा है, इसलिए प्रबल है। ऐसा नहीं कि पहले हेलोजन निकल रहा है फिर कार्बोनाइन बन रहा है फिर वो रिअरेंज हो रहा है फिर H+ निकल रहा है। ठीक है, अब तो स्टेबल हो गया, अब मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं। दोनों का इसका निकलना, X- का निकलना और H+ का निकलना साथ साथ हो रहा है, इसलिए प्रबल है। प्रबल है कि तू निकल रहा है तो इसको भी निकालेंगे हम, तो ये प्रबल है। ठीक है, और क्षारीयता हमने पढ़ी रखी है बेटा, बढ़िया से क्षारीयता हमने पढ़ी रखी है। टेम्परेचर E2 विलोपन हाई टेम्परेचर पर होता है और यहां पर सक्रियण ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, ये हमने देखा। अब एल्किल हैलाइड कौन सा हो उसकी प्रकृति, उससे पहले एक पॉइंट आपको लिखना है,
E2 अभिक्रिया में, विलोपन अभिक्रिया में क्या बनता है? विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन बनती है। तो जो एल्किल हैलाइड जितनी स्टेबल एल्कीन बनाएगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी। देखो यहां पर क्या बन रही है? एल्कीन बन रही है। तो जो जितना स्टेबल एल्कीन बनाए वो ज्यादा क्रियाशील। भाई जो जितना स्टेबल एल्कीन बनाए उसकी ज्यादा क्रियाशीलता, मतलब 3 डिग्री की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, क्योंकि उसमें ज्यादा एल्किल समूह होंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर छठा पॉइंट, ठीक है। पहली बात तो ये लिखो कि E2 विलोपन में एल्कीन प्राप्त होती है एवं वह एल्कीन अधिक स्थायी होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी जिसमें ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हो, सेतजेफ एल्कीन। ठीक है, यही सेतजेफ का नियम कहलाता है। सेतजेफ नियम इसे कहा जाता है। तो पहली बात, E2 विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन प्राप्त होती है, और एल्कीन वह ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं। हमने अतिसंयुग्मन पढ़ा है, तो सेतजेफ एक वैज्ञानिक का नाम है, वो भी यही बात बोलता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा एल्किल समूह होंगे, द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए। ठीक है, यही सेतजेफ का नियम कहलाता है बेटा। मानता हूं इसमें पॉइंट ज्यादा है, लेकिन अगर आप इनको ढंग से समझोगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर किया। तो अब यार जो ज्यादा स्थायी एल्कीन बनाए वो ज्यादा जल्दी क्रिया करेगा। ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, 7वां पॉइंट, इसको लिख लेना फटाफट से। अब 7वां पॉइंट, हाँ जी, RX की विलोपन, E2 विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। तो यहां पे क्रम कौन सा होगा बेटा कि यार सबसे कम क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। पहली बात तो आप देखो कौन सा एल्किल हैलाइड अभिक्रिया में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या करना है? 3 डिग्री। उत्पाद बनाने में कोई जोर नहीं आएगा आपको, जरा से भी दिमाग नहीं लगाना, बस आप ये पहचान लो विलोपन अभिक्रिया है, कोई कार्बोनाइन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना, HX निकाल दो, डबल बॉन्ड लगा दो, बस इतना सा काम करना है। सबसे सिंपल अभिक्रिया है, बस इसके पॉइंट समझ लो एक बार, सारे पॉइंट समझ लो, अभिक्रिया बहुत सिंपल है। ठीक है, यह क्रियाशीलता क्रम ये होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी क्रिया करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। अच्छा, टेम्परेचर हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्षार के बारे में बता दिया मैंने, सारी बातें क्लियर हो गई। मोटे मोटे तौर पे सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, हर एक बात अच्छे से क्लियर करवा दी है, हर एक बात को आपने समझा भी होगा अच्छे से। सेतजेफ का नियम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। अब यही बचा है, क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है वो भी लिखवा देता हूं मैं। ये हो गया 8वां। E2 अभिक्रिया
रेजियो सेलेक्टिव होती है, रेजियो सेलेक्टिव होती है, अर्थात इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान एक उत्पाद कम मात्रा में एवं एक अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ये होता है रेडियो सेलेक्टिविटी का मतलब, एक की कम मात्रा, एक की ज्यादा मात्रा, जो हम पहले से जानते थे, बस नाम लिखना था। रेडियो सेलेक्टिव होती है। रेडियो सेलेक्टिव का मतलब होता है एक कम मात्रा में एक ज्यादा मात्रा में बने। एक कम मात्रा में, देखो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं पता लग जाएगा आपको कि यार दो एल्कीन बन रही है, एक 1 ब्यूटीन एक 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन में ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, वो ज्यादा मात्रा में बनेगी। 1 ब्यूटीन में कम एल्फा हाइड्रोजन है, वो कम मात्रा में बनेगी। बस इतना सा बोलना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट, E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया, सर ये 2 क्यों आया, पहले तो ये बताओ, यही बताऊंगा। E2 अभिक्रिया, E2 अभिक्रिया E2 अभिक्रिया, यार हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, E2 अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक और रेजियो, हाँ E2 अभिक्रिया, हाँ E2 अभिक्रिया स्टीरियो, एक बार लिख लो मैं बता दूंगा। E2 अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक एवं रेजियो स्पेसिफिक होती है। इन दोनों शब्दों के मतलब समझना। E2 अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक और रेजियो स्पेसिफिक होती है। इन दोनों शब्दों के आप मतलब समझो, पहले तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, पहले इतना लिख लो, अच्छे से लिख लो। अब यार हिंदी में इनको ना अभी बता रहा हूं मैं हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक। ओके, ये इतना क्लियर हो गया। E2 अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक और रेजियो स्पेसिफिक होती है। सेलेक्टिव, भाई उत्पाद क्या बन रहा है वो तो उत्पाद से रिलेटेड है। ओके, स्टीरियो और रेजियो स्पेसिफिक दोनों शब्दों को मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। ओके, तो यहां पे आइए बात करते हैं यहां पर इनके बारे में। इस दौरान एक उत्पाद कम मात्रा में एक अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो अच्छा, इस वाले पॉइंट को बेटा मैं आपको ना हिंदी में देख करके फिर बता पाऊंगा यार, वरना फिर ना वो शब्दों का हेरफेर हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा आपका। बताने में कोई दिक्कत नहीं। स्टीरियो स्पेसिफिक में एक त्रिविम उत्पाद कम मात्रा में बनता है, एक ज्यादा मात्रा में बनता है, ये है, ठीक है। और रेजियो स्पेसिफिक में एक उत्क्रिया कारक कम मात्रा में क्रिया करेगा, एक ज्यादा मात्रा में क्रिया करेगा। कोई एक क्रिया करेगा, कोई एक क्रिया नहीं करेगा। थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, हिंदी में देख करके फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। तो गलत बताऊं उससे बढ़िया उसको नहीं बताऊं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन डाउट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं बाद में बताऊंगा, इस वाले पॉइंट को मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, इस वाले पॉइंट पर अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसी पॉइंट पर। अब आगे देखते हैं। उदाहरण, उत्पाद बताएं। आप बस ये देखो, एकदम सिंपल चीज है, उत्पाद बताएं। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन है, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैंने दिया, क्लोरोइथेन
आपसे बोल दिया जाए क्लोरोइथेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जा रही है, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जा रही है, गर्म किया जा रहा है, क्या बनेगा? आंख बंद करके विलोपन करा दो, आंख बंद करके विलोपन करा दो। एल्किल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH है, गर्म कर रखा है। एल्कोहलिक होगा तो विलोपन होगा, एक्वस होगा तो प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, एल्कोहलिक है, विलोपन है, E2 विलोपन। हाँ जी, तो यहां से H, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो एल्फा, उसके बगल वाला बीटा, तो यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा। करना क्या है, जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वहां से क्या निकालना है? Cl, और उसके बगल वाले से H निकालना है, HX निकाल दो। तो यहां CH2, यहां CH2, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ये HCl, एथीन बन गया। ठीक, ओके। दूसरा उदाहरण, 1 ब्रोमोप्रोपेन दे रखा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया यहां पर करवा दी एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, हीटिंग साइन गर्म कर दिया तो विलोपन अभिक्रिया हो गई। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? जिस परमाणु पर हेलोजन जुड़ा होता है वहां से हेलोजन निकलेगा, पास वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, ये करना है। तो HBr निकाल देंगे। ठीक है, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये HBr बाहर, प्रोपीन बन गया। ओके, सेम अगर मैं बात करूं यहां पर, सेम अगर मैं बात करूं यहां पर, NaNH2, NaNH2, NaNH2। अब आप यहां पे देखो कि पहली बात तो ये एल्किल हैलाइड है। एल्कोहलिक KOH या NaNH2 ये प्रबल क्षार होते हैं और इनकी प्रेजेंस में अगर गर्म कर दिया तो NaNH2 एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है, Na+NH2-। तो यहां पे आपके पास नेगेटिव ऋणायन है और ऋणायन है तो ये प्रबल है, इस बट यहां पे गर्म कर रखा है। देखो पहली बात तो आप सिंपल सा ये देखो यार, ये इसमें एक ऋणायन उपस्थित है, ये नाभिक स्नेही भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तब होती लो टेम्परेचर पर। यहां टेम्परेचर हाई दे रखा है, विलोपन होगा, मतलब इस अणु में से कुछ निकलेगा। देखो ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूं, ये एल्किल हैलाइड है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दे सकता है, विलोपन भी दे सकता है। इतना समझ में आया? ओके, अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा NaNH2, सोडामाइड, सोडामाइड, सोडियम धातु है, NH2- रहेगा यहां पर। ठीक है, अच्छा, ऋणायन है, ऋणायन है, पूरा पक्का पक्का ऋणायन है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक प्रबल होते हैं, नाभिक स्नेही भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग करा दी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया लो टेम्परेचर पर होती है, विलोपन उच्च ताप पर होती है, यहाँ विलोपन ही होगा। क्या होगा? विलोपन होगा। क्या होगा? विलोपन होगा। और ये कैसा है? प्रबल है, तो विलोपन में भी कौन सा? E2 विलोपन होगा। कौन सा होगा? E2 विलोपन होगा, E2 विलोपन होगा। क्या करना है? जहां एल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, एल्फा से Br निकाल दो, बीटा से H निकाल दो, खत्म बात। ये बन गया। ठीक है, यहां पर HBr अलग हो जाएगा। समझ में आया बेटा? बस आपको ऐसे उत्पाद बनाने हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अगला देखो डी, ये वाला देखो, एल्किल हैलाइड दे रखा है, एल्कोहलिक KOH, E2 विलोपन के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है ये। ठीक है, जिनको E2 में तो लेते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH, गर्म करना है। क्या करना है? E2 कराना है, E2 हो जाएगा। क्या होगा? विलोपन होगा। अब देखो ध्यान से, हेलोजन परमाणु एल्फा कार्बन वाला, देखो एल्फा कार्बन की हर एक जगह अलग अलग ध्यान में रखना है।
अति संयुग्मन में एल्फा कार्बन हम अलग चीज को मानते थे कि यार धनावेशित कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, मुक्त मूलक से जुड़ा हुआ पहला कार्बन एल्फा कार्बन, या फिर एल्कीन के जस्ट बगल वाला एल्फा कार्बन, यहाँ पे ऐसे मानते थे। और फिर हमने चलावयवता में अलग माना था, सीओ समूह के बगल वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के जस्ट बगल वाला एल्फा कार्बन, याद है सीओ के जस्ट बगल वाला एल्फा, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन एल्फा कार्बन, बगल वाला बीटा, देन गामा डेल्टा, इस तरीके से, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है एल्फा, ये है हेलोजन। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इस तरीके से एल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सामान्य नाम। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, विलोपन करना है। क्या करना है, विलोपन करना है। अब देखो दो केस है कि यार एल्फा के बगल वाला ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, तो दो उत्पाद बन सकते हैं इसमें, 100% दो उत्पाद बनेंगे। कब, जब HBr जाएगा तो या तो Br H यहां से निकले, Br यहां से निकले, या फिर कोने वाले से निकले। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो भाई। अब थोड़ा सा मैं तुम्हारे शब्दों का इंतजार कर लेता हूं, कमेंट्स का। हाँ जी, एक बार देख लो। हाँ जी बेटा, एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अरे बस कर रहे रोहित, एक मिनट रुक जा। हाँ जी, एक बार बता दो। अच्छा सुनो, ठीक है मैं टाइम रख दूंगा, ठीक है खत्म कर लेंगे अपन क्लास, लेकिन पहले मुझे ये बताओ क्या आपको आज का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताओ। ठीक है अरफिया बेटा, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सब छोटा छोटा टॉपिक बचा है। हाँ जी, पहली बात तो ये बताओ चमका कि नहीं चमका, क्लियर है बेटा? अगर किसी को भी लगता हो नहीं चमका हो तो दोबारा देखना, बढ़िया से क्लियर होगा। क्योंकि देखो पूरा समझने वाला था, रटने वाला बिल्कुल कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें मेन क्या होगा, जो एल्कीन मुख्य है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। एल्फा हाइड्रोजन देख लो, हाँ एल्फा हाइड्रोजन देख लो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये कार्बन एल्फा, ये कार्बन एल्फा, फिर बदल गया देखो एल्फा कार्बन। ठीक है, यहां पर कितना एल्फा हाइड्रोजन, 6 एल्फा हाइड्रोजन, ये अधिक स्थायी है। यहां पर डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच, ये कार्बन एल्फा, 2 एल्फा हाइड्रोजन, कम स्थायी। तो सेजेफ ने क्या बोला था, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा एल्किल समूह होंगे। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल, तो इसी एल्कीन को बोलते हैं सेजेफ एल्कीन। यही है सेजेफ एल्कीन, जो सेजेफ नियम का पालन कर रही है, सेजेफ एल्कीन। तो दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, ये सेजेफ एल्कीन होती बेटा, और दूसरी वाली कहलाती है हॉफमैन एल्कीन, कम स्थायी वाली हॉफमैन एल्कीन। एक होती है सेजेफ एल्कीन, एक होती है हॉफमैन एल्कीन। समझ आया? कुछ नहीं करना, H और Br निकालना है, H और Br निकालना है बस। Br एक बार उधर वाले H के साथ निकल सकता है, Br एक बार इधर वाले H के साथ निकल सकता है। नहीं आया? देखो अगला करो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, रेजियो सिलेक्शन। देख रेजियो में तो ये ध्यान रखना है, रेजियो सेलेक्टिव का मतलब, रेजियो सेलेक्टिव लिखा है ना मैंने? हाँ जी, कहाँ गया रेजियो सेलेक्टिव, कहाँ गया? हाँ रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव का मतलब है उत्पाद का अनइवन अमाउंट, एक ज्यादा मात्रा में बने, एक कम मात्रा में बने। देख ध्यान से, यहाँ पर एक एल्कीन ज्यादा स्थायी है, एक एल्कीन कम स्थायी है, दो संरचनात्मक समावयवी है, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। दो संरचनात्मक समावयवी, एक 1 ब्यूटीन, एक 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन की मात्रा ज्यादा, 1 ब्यूटीन की कम, यही है आपका रेजियो सेलेक्टिव। ठीक है, ओके, अनइवन मात्रा, एक ज्यादा मात्रा में, एक कम मात्रा में। ठीक,
अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, विलोपन करवाना है, इसमें कितने उत्पाद बनेंगे बताओ। जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा, ये बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, ये दोनों तो सेम है, ये अलग है। कितने उत्पाद बनेंगे, कितनी संरचनाएं बनेगी बेटा? 2 बनेगी। कितनी बनेगी? 2 बनेगी। क्या बनेगी सर? या तो यहां से Br निकाल दो, Br तो अल्फा से निकाल दो, बीटा वाला ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, मतलब डबल बॉन्ड या तो इधर बना दो या फिर डबल बॉन्ड सर यहां से Br निकाल दो, बाहर वाले से H निकाल दो, ये बन जाएगा। क्या 2 उत्पाद बन जाएंगे? 2 संरचनाएं बन जाएगी। संरचनाएं 2 बन जाएगी बेटा, बोलो ना यार। क्या 2 उत्पाद बन जाएंगे? ठीक है, ओके। यहां पर 2 संरचनाएं प्राप्त होगी, 2 संरचनात्मक समावयवी प्राप्त होंगे। क्या बोलते हो? ये दोनों एक दूसरे के समावयवी तो है। जिसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहले वाला, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड सिस्टम ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ है। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, जबकि उधर कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ इधर ही कार्बन है। हाँ या ना? 2 संरचनात्मक समावयवी है, जिसमें एक मेजर है मतलब मुख्य है, और एक माइनर है मतलब निम्न है, कम मात्रा वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ CH2 लिखा हुआ है, 2 अल्फा, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो ध्यान से, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाली एल्किन से जेफ है, वो हाफ मैन है। समझ में आया बेटा? ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। बाकी की चीजें अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, और हो सकता है बेटा कल शायद मैं थोड़ा बिजी रहूं तो आपकी क्लास ना ले पाऊं। ठीक है बेटा, ये वाली जेफ एल्किन है, ये हॉफमैन एल्किन है। हो सकता है बेटा कल मैं आपकी क्लास न ले पाऊं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, सारी बातें क्लियर करना, बढ़िया से रिवीजन कर लेना, सारी बातें अच्छे से यहां पर देख लेना। ओके, तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। अच्छे से देखना, सारी बातों को बढ़िया से अच्छे से क्लियर। थैंक यू, जय हिंद।